गौरवपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों से भरा उत्तर प्रदेश, जिसका इतिहास पुरा पाषाण काल से लेकर वैदिक काल, महाजनपद काल, 1857 की क्रांति का विद्रोह, 1937 के मंत्रिमंडल से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है। तो नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। यह सीरीज लगातार आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको जान लेते हैं। इसको तो पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पुरा पाषाण काल से लेकर। दूसरा हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। और उन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश जो आयोगों द्वारा पूछे गए हैं, विभिन्न आयोगों द्वारा उनके प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, और ये जो प्रश्न होंगे वो उसी टॉपिक पर आधारित होंगे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो जरा, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। ये हमारे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। पुरा पाषाण काल, तो आपको मालूम होगा कि जब मानव ने अपने विकास की यात्रा शुरू की तो वो सबसे पहले प्रकृति पर ही आश्रित था। गुफाओं में रहना, कंदमूल खाना, जानवरों पर आश्रित होना, उनको पकड़ के उनका मांस भक्षण करना, और वहां से मनुष्य ने अपनी यात्रा शुरू की और आज मानव अपनी ही तरह के मानव बना रहा है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी या फिर रोबोट। कहाँ से मानव शुरू हुआ था, यानी अपनी यात्रा शुरू करी थी और आज किस स्तर पर पहुंच गया है। तो हमारे जो आयोगों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं उन पर जरा फोकस करते हैं। पुरा पाषाण काल से संबंधित अ, हमारा जो यूपीएससी आयोग है वो इनसे दो तीन तरह के ही सवाल पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि पुरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में क्या क्या विशेषताएं हैं उन क्षेत्रों की। ठीक है, एक तो वो क्षेत्र पाए कहाँ जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई चौपानी मांडो, जैसे चौपानी मांडो ये एक स्थल है। अब ये बताइए ये स्थल पुरापाषाण कालीन है या नवपाषाण कालीन है या फिर मध्य पाषाण कालीन है। दूसरा प्रश्न ये बना सकता है कि चौपानी मांडो से उसे क्या मिला है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि मानव के आवास या फिर झोपड़ियां किस स्थल से मिली हैं, और मैं चार ऑप्शन दे दूं आपको: चौपानी मांडो, लोहंदा नाला, सराय नाहर राय और मैदा। बताइए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं को शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके हेडिंग डालो पहली, पूरा पाषाण काल। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ टाइप कर देना, और वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, पूरा पाषाण काल, जरा देखो इसके क्षेत्र क्या हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण पाए गए हैं वो किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं, एक है बेलन घाटी। बेलन घाटी, पूरा पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण पाए गए हैं वह है हमारे सिंगरौली घाटी क्षेत्र में भी पाए गए हैं, और साथ ही साथ चकिया क्षेत्र में भी पाए गए हैं। जो बेलन घाटी है वह विस्तारित है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में बेलन घाटी, हमारे सोनभद्र, यहाँ भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसका विस्तार मिर्जापुर में भी देखने को मिलता है। ये लिखा है मिर्जापुर। ठीक है,
तो पुरापाषाण काल से संबंधित जो हमारे उत्तर प्रदेश में उपकरण पाए गए हैं, वो बेलन घाटी क्षेत्र में उनका विस्तार है और वो मिले हैं सिंगरौली घाटी में और चकिया में। सिंगरौली घाटी ये कहाँ है? ये पड़ती है आपके सोनभद्र में, ठीक है। और चकिया ये पुरापाषाणिक स्थल पड़ता है आपके चंदौली में, ठीक। यहां तक बात क्लियर है। और इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ क्या है? प्राप्त हुआ है पुरा पाषाण काल के अवशेष, काल के अवशेष, ठीक है। यानी पुरा पाषाण काल के अवशेष उत्तर प्रदेश में कहां से मिले हैं? बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया से। ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? बेलन घाटी का विस्तार कहाँ कहाँ है? प्रयागराज में है, सोनभद्र में है और मिर्जापुर में है। सिंगरौली घाटी का विस्तार कहाँ है? सोनभद्र में है। और चकिया का विस्तार कहाँ है? चंदौली में। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा एक उठा लो इससे बेलन घाटी। बेलन घाटी, बेलन नदी दरअसल टोंस की सहायक नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। बेलन घाटी में दो जगह हैं, एक है चौपानी मांडो, ठीक है। और एक जगह है, इसका नाम है लोहंदा नाला। बेलन घाटी में दो जगह आप याद रखोगे, एक तो चौपानी मांडो और दूसरा लोहंदा नाला। चौपानी मांडो एक ऐसी जगह है, ध्यान देना और इसको अपना लिखते रहना। चौपानी मांडो एक ऐसी जगह है जहां पर, यानी कि यहां पर पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तक के साक्ष्य या उपकरण मिलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है चौपानी मांडो जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, बेलन घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। और चौपानी मांडो ये प्रयागराज में है। यहां पर नव पाषाण काल, यानी पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो चौपानी मांडो के बारे में कुछ और जानकारियां, यहां से और क्या क्या मिला है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौपानी मांडो, देखो चौपानी मांडो से एक पत्थर है जिसका नाम है चर्ट, चर्ट नामक चर्ट नामक पत्थर से बने बने उपकरण, यानी कि औजार। उस समय उपकरणों में कोई बहुत उच्च श्रेणी के उपकरण तो बनाए नहीं जा रहे होंगे, बेसिक नीड्स थी मानव की पेट भरना। तो वो किसी भी पत्थर से अगर कोई भी उपकरण बनाएगा तो वो जाहिर सी बात है किसी जानवरों को मारने के जो काम आए, ऐसा उपकरण बनाएगा। तो उसने कई सारे ब्लेड बनाए, थ्रो के ब्लेड, ठीक है। कई सारे फलक बनाए। तो ये सारी चीजें मानव ने बनाई और उसी में दिया गया है चर्ट नामक पत्थर से, चौपानी मांडो से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं चर्ट नामक पत्थर के, वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। दूसरा यहां से और क्या मिला है? यहां से मिला है भेड़ और बकरियों की हड्डियां, भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं यहां से, ठीक है। और यहां से क्या मिला है? यहां से मानव आवास मिला है, अर्थात मानव की झोपड़ी। यहां से मानव के आवास भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में है, यहां से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण, भेड़ बकरियों की हड्डियां, ये हड्डियां हैं ऐसे लिख लो, भेड़ और बकरियों की हड्डियां और मानव आवास, ये सारे प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। अब देखो एक जगह है लोहंदा नाला, यही देख लेते हैं। लोहंदा नाला ये भी बेलन घाटी क्षेत्र में है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुआ है लघु पाषाण उपकरण, उपकरण इसे ही माइक्रोलिथ कहा गया है, ठीक है। यहां से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है और प्राप्त हुआ है अस्थि, यानी हड्डियों से अस्थि निर्मित मात्र
देवी की मूर्ति। ठीक है, यहां से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और चूंकि लोहंदा नाला में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ध्यान दो जरा। लघु पाषाण उपकरण ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार, तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी जानवर को मारने में या किसी भी जानवर की खाल उतारने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने लोहंदा नाला को कहा है, कुछ इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसे, यानी किसे, लोहंदा नाला को, इसे हारपून पॉइंट कहा है। हारपून पॉइंट कहा है। बात समझ पाए? हारपून क्या होता है? दरअसल ये एक औजार होता है, और इस औजार में जो आगे का फलक होता है, वह काफी नुकीला होता है। और इस औजार का इस्तेमाल आमतौर पर समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। इसमें एक बड़ा सा डंडा लगा लेते थे, और आगे एक फलक होता था पतला, तो फेंक कर किसी मछली को या स्थल पर किसी जानवर को मारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। आप गूगल में डालिए हारपून, तो उसमें आप इमेज देख पाएंगे और सही सही अनुमान आप फिर लगा पाएंगे। तो यहां से आप जरा समझिए, उत्तर प्रदेश में जो पुरा पाषाण काल के क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? बेलन घाटी क्षेत्र, सिंगरौली घाटी क्षेत्र और चकिया घाटी क्षेत्र। बेलन घाटी क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? ये प्रयागराज में, सोनभद्र में और मिर्जापुर में। सिंगरौली घाटी क्षेत्र ये अपने सोनभद्र में पाया जाता है। चकिया ये चंदौली में है। और ये सारे के सारे पुरा पाषाण काल के यहाँ से अवशेष मिले हैं। बेलन घाटी क्षेत्र ये चौपानी मांडो एक जगह है बेलन घाटी क्षेत्र में, और एक जगह है लोहंदा नाला। ये दोनों बातें आप याद रखोगे। चौपानी मांडो और लोहंदा नाला का संबंध किससे है? पुरापाषाण काल से। ठीक है। चौपानी मांडो एक ऐसा पुरापाषाण कालिक स्थल है जहां से न सिर्फ पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, बल्कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण भी यहां से मिले हैं, और चौपानी मांडो से नवपाषाण कालीन उपकरण भी मिले हैं। फिर चौपानी मांडो से देखो जरा कौन कौन से उपकरण मिले हैं, क्या क्या मिला है यहां से। चौपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण मिले हैं। भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हैं यहां से। और चौपानी मांडो से मानव आवास अर्थात झोपड़ियां मिली हैं। लोहंदा नाला से, यहां से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। चूंकि ये इतने छोटे थे, माइक्रोलिथ, इसी वजह से इतिहासकारों ने इसे हारपून पॉइंट कहा है। यहां से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, अस्थि निर्मित को। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहंदा नाला से। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये है पुरापाषाण काल के संबंधित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। चलो जरा हेडिंग डालो, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में जो मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, उससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र हैं विंध्य, विंध्य घाटी क्षेत्र, और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जरा देखो, एक क्षेत्र आएगा प्रयागराज। प्रयागराज, यहां से कौन कौन सी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपने नाम सुना होगा मेजा तहसील का। ठीक है, एक तहसील है जिसका नाम है करछना तहसील। ठीक है, एक और तहसील है जिसका नाम है बारा तहसील। बारा तहसील। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं प्रयागराज में, यहां से यहां से मध्य पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं।
ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप? क्या हमें समझ पा रहे हो आप? फिर से देख लो एक बार, मध्य पाषाण काल। यहाँ उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित जो उपकरण मिले हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, वो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से हैं? विंध्य घाटी क्षेत्र और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो फिर मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र प्रयागराज में कौन-कौन से हैं? जहाँ से मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। एक है मेजा तहसील, करछना तहसील और बारा तहसील। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर और बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज में तो ये जगह हो गई। अब मिर्जापुर देख लो जरा। ठीक है, यहां से देखो आप मिर्जापुर। मिर्जापुर में कई सारी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण अर्थात औजार प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मोरहना पहाड़, यहां से भी मध्य पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक है बगही फोर, ये मिर्जापुर में है। इसको जरा एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, खोज नहीं है, खोर है। बगही खोर। और यहां से एक जगह है, इसका नाम है ले कहिया। ये कुछ जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और लेखैया में देखो जरा, यहां से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ले खहिया, ले खहिया। ठीक है, यहां से एक बात लिखो जरा, यहां से मिला क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां से 17 नर कंकाल, लेखैया से 17 नर कंकाल मिले हैं। और साथ ही साथ इन नर कंकालों के जो सिर हैं, इन नर कंकालों के सिर पश्चिम दिशा की ओर हैं, पश्चिम दिशा की ओर हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए। एक जगह है प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज में आपने देखा होगा कई सारी जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, अर्थात उन स्थलों से मध्य पाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्रयागराज में एक जगह है, इसका नाम है मेजा तहसील। ठीक है, मेजा तहसील में भी एक जगह है, इसका नाम है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो को अभी आपने पढ़ा था, जरा देखो काल में। ये चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो में आपने पढ़ा था, ये पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो आपने चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल में भी पढ़ा। अब आप चौपानी मांडो को पढ़ रहे हो मध्य पाषाण काल में। तो चौपानी मांडो से क्या मिला है? चौपानी मांडो से मिला है, यहां से एक तो यहां से मिला है मानव आवास अर्थात झोपड़ी। और मध्य पाषाण काल में यहां से मिला है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृत भांड यहां से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात? ठीक है, और चौपानी मांडो से मध्य पाषाण कालीन अवशेष, अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये मत समझिए कि चौपानी मांडो से केवल पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए, नहीं। चौपानी मांडो से न सिर्फ पुरा पाषाण कालीन अवशेष, बल्कि मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य और नव पाषाण कालीन साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रयागराज में ही कई जगहें हैं जहां से मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। कौन कौन सी जगहें हैं? ये हमारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। जैसे जमुनीपुर, एक है भीखपुर, ठीक है, बिछिया,
और कुढ़ा। ये कुछ जगहें हैं जो आपको याद रखनी है। पूछ सकता है कि कुढ़ा नामक क्षेत्र जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आप बताओगे प्रयागराज। और साथ ही साथ एक और याद रखो जिसे कहते हैं महरूडीह, और ये कोरांव तहसील में पड़ता है। कोरांव तहसील में। और ये सारे के सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये तो हो गया प्रयागराज। प्रयागराज के ठीक ऊपर एक जगह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से भी अ, हमारे मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनको याद रखिए। प्रतापगढ़ से सबसे जो फेमस है वो है सराय नाहर राय। दूसरा स्थल है महदहा। और तीसरा स्थल है, इसका नाम है दमदमा। ये तीनों स्थल मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है। ये तीनों कैसे हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? और ये जो महदहा और दमदमा है, यहां से माइक्रोलिथ बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं, अर्थात लघु उपकरण। तो यहां से पहला उठाओ जरा, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में देखो, हेडिंग डालो सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में क्या क्या मिला है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और यहां से कौन कौन से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले यहां से लघु उपकरण, अर्थात लघु औजार, यानी कि माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं बड़ी मात्रा में। और सराय नाहर राय से क्या मिला है? यहां से मिले हैं 14 शवाधान। और ये मृतक के संस्कार विधि का पता लगता है इससे, कि आखिर जो मरने वाला था वो कौन कौन से संस्कारों को फॉलो करता था। ठीक है। और इन शवाधानों में एक खास बात यह है कि इनके जो सिर हैं, वो सिर पश्चिम दिशा की ओर हैं। पश्चिम दिशा की ओर हैं। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? और यहां से क्या मिला है? यहां से मिले हैं 8 गर्त चूल्हे। और इन चूल्हों के पास जानवरों की जानवरों की अधजली अधजली हड्डियां मिली हैं। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? और यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है अस्थि। अस्थि यानी हड्डियां, एवं सींग से निर्मित सींग से निर्मित उपकरण। ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? सराय नाहर राय, ये स्थान कौन से काल का है? मध्यपाषाण काल। यहां से क्या क्या मिला है? एक तो लघु उपकरण अर्थात माइक्रोलिथ, 14 शवाधान मिले हैं जिनके सिर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और इन चूल्हों के पास अधजली हड्डियां मिली हैं जानवरों की। हड्डियों और सींगों से निर्मित उपकरण भी मिले हैं। और पीछे कौन था? एक तो सराय नाहर राय था, दूसरा है महदहा, और तीसरा है दमदमा। तो हेडिंग डालो महदहा। महदहा ये है कहाँ? ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जरा देखो यहां से क्या क्या मिला है। एक तो आपको यहां से मिला है सिल और लोढ़ा। सिल और लोढ़ा आपने अपने घरों में देखा होगा, शायद जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सिल और लोढ़े में आमतौर पर घर की माताएं मसाला पीसा करती थी सब्जियों में डालने के लिए। इसको जो देसी भाषा है उसमें सिलौटी बटनाहा कहा जाता है। तो ये मिला है। और इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ के लोग आमतौर पर कुछ दानेदार वस्तुओं को पीस कर खाते होंगे। भाई सिल और लोढ़े का अर्थ क्या है? सिल और लोढ़ा अगर आपके घर में है तो इसका तो आशय यही लगाया जाएगा ना कि कुछ चीज
कुछ कोई चीज है जिसे आप पीसते होगे और उसके बाद उसका उपभोग करते होगे। तो उस समय सिल और लोढ़े का मिलना इस बात की ओर संकेत देता है कि उस समय के लोग किसी दानेदार चीज को पीसते होंगे और अपना उपभोग करते होंगे। यहां से एक चीज मिली है, उसका नाम है हथौड़ा। यहां से हथौड़ा भी मिला है पत्थर का। और मध्य पाषाण काल में यहां से एक शवाधान मिला है। और ये काफी शवाधान चर्चित रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्त्री के साथ पुरुष को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को भूलिएगा मत। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक ऐसा समाधान जहां पर स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, वो कहां से मिला है? वो मिला है मैदाह से। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारा है दमदमा। दमदमा, ये भी क्षेत्र मध्य पाषाण काल का है। और ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, दमदमा क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और यहां से क्या मिला है जरा देखिए। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यहां से मिला है एक कब्र। और इस कब्र की खास बात यह है कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, और इसे भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के याद रखिए। दूसरा इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है ब्लेड। आप ब्लेड टोपाज वाली ब्लेड मत समझिए, लोहे वाली। यहाँ ब्लेड का आशय है पत्थरों की ब्लेड। जैसे आपने कभी कभी, अगर आप बचपन में आप मोरंग में खेले हो और फिर दो पत्थरों को आप उठाइए वहां से, उनको आपस में टकराइए। टकराने पर कभी कभी होता क्या था कि एक पत्थर टूट जाता था। और वो इस तरह से टूटता था कि एकदम पतली पट्टी उसकी टूटती थी। और जब आप उस पे उंगली फेरोगे तो काफी नुकीली होती थी वो। उसे ही बोला गया है ब्लेड। हाँ, तो यहाँ आप कोई लोहे वाली ब्लेड मत समझिएगा। ब्लेड के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या मिला है दमदमा से? दमदमा से मिला है 41 शवाधान। ठीक है, और कुछ गर्त चूल्हे। 41 शवाधान के साथ साथ कुछ चूल्हे मिले हैं। और दमदमा से क्या मिला है? दमदमा से मिले हैं हड्डी और सींग के उपकरण। उपकरण, बात यहां तक समझ में आ गई? दमदमा जो कि मध्य पाषाणिक स्थल है, प्रतापगढ़ में है। वहां से क्या क्या मिला है? एक तो कब्र मिली है जिसमें तीन मानव शवाधान है, अर्थात तीन मानव कंकाल मिले हैं। एक ब्लेड का उपकरण मिला है, पत्थर की है ये, यानी पाषाण ब्लेड है। 41 शवाधान और कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। जरा वापस चलो मैदाह में। मैदाह में एक पॉइंट छूट गया है, इसी में लिख लो आप। यहां से हड्डी और सींग के आभूषण यहां से हड्डी और सींग के आभूषण मिले हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दमदमा तक हो गया, यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल। नई हेडिंग डालो, नव पाषाण काल। उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जरा इनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? एक लिखिए आप, कोल्डिहवा। दूसरा है महागरा। और तीसरा है पंचोह। ये सभी के सभी बेलन घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रयागराज के आसपास इनका
विस्तार देखने को मिलता है। कोल्टिहवा जो क्षेत्र है, वहां से जो उपकरण मिले हैं, वे उपकरण ना सिर्फ नव पाषाण काल के हैं, बल्कि यहां से जो उपकरण मिले हैं वो ताम्र पाषाण काल से भी संबंध रखते हैं और साथ ही साथ लौह कालीन संस्कृति से भी साक्ष्य रखते हैं, यानी उनसे भी ये संबंध रखते हैं। तो एक बार फिर से देखो, नवपाषाण कालीन स्थल हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? कोल्टिहवा, महागरा, पंचोह। कहाँ है ये? बेलन घाटी क्षेत्र में है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। कोल्टिहवा जो क्षेत्र है वो अपने आप में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि कोल्टिहवा क्षेत्र से नवपाषाण काल के उपकरण तो मिले ही हैं, साथ ही साथ ताम्रपाषाण काल के भी उपकरण मिले हैं और लौहकालीन पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। तो यहां से पहला डालो हेडिंग कोल्टिहवा। देख लेते हैं कोल्डिहवा के बारे में। कोल्टिहवा, ठीक है, कहाँ है ये? बेलन घाटी क्षेत्र। और यहां से मिले क्या क्या साक्ष्य हैं, उनको देखो। पहला लिखो, यहां से मिला है धान की खेती के प्रमाण। कोल्टिहवा से मिला है धान की खेती के प्रमाण। और क्या मिला है? यहाँ एक जगह है महागरा। महागरा और कोल्टिहवा से, महागरा और कोल्टिहवा से अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए घड़े और मटके मिले हैं। ठीक है, घड़े और मटके मिले हैं। और कोल्टिहवा से क्या मिला है? दरअसल कोल्टिहवा से एक ऐसा बर्तन मिला है, एक बर्तन मिला है, ये विशिष्ट है अपने आप में, जिसकी जिसकी बाहरी सतह पर, बाहरी, एक मिनट रुको, इसको इरेज कर देता हूं चूंकि यही पीडीएफ बनेगी आपकी, तो थोड़ा राइटिंग सही रहे। जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप है, रस्सी की छाप है। ठीक है, कोल्डिहवा से एक बार फिर से समझो, यहां से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और महागरा और कोल्डिहवा से अनाज रखने के कुछ घड़े और मटके मिले हैं। साथ ही साथ कोल्डिहवा से एक ऐसा बर्तन मिला है जिसमें बाहरी सतह पर एक रस्सी की छाप है। तो ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट बना के लिखिए, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अब जरा देख लेते हैं महागरा। महागरा से संबंधित कुछ बातें। महागरा से क्या क्या मिला है? दरअसल महागरा के यहाँ, एक मिनट, मैं बार बार कुछ लिख देता हूं। महागरा से यहाँ के आवासीय क्षेत्र के बीच में, बीच में गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछा जाता है कि गौशाला के साक्ष्य कहां से मिले हैं, किस स्थल से? तो आंसर होगा महागरा से। ठीक है, क्लियर है बात? और यही एक जगह है, शायद आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, लहुरा देव। लहुरा देव, ये पड़ता है संत कबीर नगर में। और संत कबीर नगर में एक झील है जिसका नाम है बखीरा झील। ये बखीरा झील के ठीक किनारे है, वहीं आसपास के इलाके में है। और यहां से मिला क्या है? यहां से मिला है धान की खेती का प्रमाण, का प्रमाण। याद रखिएगा, ये जो लहुरा देव से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये भारत में सबसे पुराने साक्ष्य हैं। ठीक है, ये भारत के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। तो धान की खेती का प्रमाण कोल्टिहवा से भी मिला है। लेकिन अगर कोल्टिहवा और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हो तो आप लहुरा देव को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नवपाषाण काल। और आपको मालूम होगा कि इस मानव काल, ये जो नवपाषाण काल है, इस काल में मानव ने कृषि कार्य सीख लिया था, पशुपालन करना सीख गया था, मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख गया था, चित्रकारी करना सीख गया था,
साथ ही साथ मिट्टी के बर्तनों में अब वो पॉलिश भी करने लगा था, आवास बनाने लगा था, आवास में रहना सीख गया था, जानवरों की खाल को उतार कर उनसे अपने लिए आवश्यकता वाली वस्तुएं बनाने लगा था और उसी खाल से अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र भी बनाना सीख गया था। नवपाषाण काल आते आते मानव बहुत आगे निकल चुका था और आज का मानव तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। जो ये स्थल है इनको एक स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जरा, ताकि ये हमें आसानी से याद रहें। हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। इसमें 3 कॉलम बना लो आप। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें 3 कॉलम बना लीजिए। पहले में लिखो पुरा पाषाण काल। दूसरे में लिखो मध्य पाषाण काल। और तीसरे में लिखो नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जो हमारे यूपी में पाए गए हैं? पहला नंबर चौपानी मांडो। कहाँ है ये? प्रयागराज में है। दूसरा कौन सा है? लोहंदा नाला। लोहंदा नाला, ये भी कहाँ है? प्रयागराज में है। मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं? तो सबसे पहले तो चौपानी मांडो फिर से आ जाएगा यहीं। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यहाँ भी मैंने बताया था ना, चौपानी मांडो पुरा पाषाण काल से लेकर यहाँ पर नौ पाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के औजार या मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चौपानी मांडू। दूसरा सराय नाहर राय। तीसरा कौन सा स्थल है जहां से उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के? महदहा। ठीक है, चौथा कौन सा है? चौथा है दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ में है। अब आ जाओ नौ पाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो चौपानी मांडो यहां फिर से आ जाएगा। दूसरा कौन सा है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा। तीसरा तीसरा है महागरा। और चौथा कौन सा है? पंचोह। और पांचवा कौन सा है? लहुरा देव। ठीक है, ये स्थल हैं और ये स्थल हमारे मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। इन स्थलों पर नजर बनाए रखिएगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ प्रश्न भी डाले हैं। कौन से? देखो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आयोग में आए हुए प्रश्न हैं, चलो उनको कर लेते हैं। अब देखिए जो जो आपने पढ़ा है वो सब इसमें मिलेगा, ध्यान देना। पहला प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2010 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, यह है बेलन घाटी। आपने बेलन घाटी में पढ़े हैं? बेलन घाटी मेजा तहसील। ठीक है, अ, पीछे रिवाइज करके फिर लेक्चर देखिएगा। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान्य का प्रमाण यानी धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान्य मतलब धान, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया लंगनाच। ये चौपानी मांडो मैंने कराया है। कहाँ कराया है? आइए देखते हैं। चौपानी मांडो में ये रहा चौपानी मांडो। नहीं कराया है क्या? नहीं कराया है, इसी में लिख लो। यहां से ये पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल में नहीं। दरअसल आप आइए मध्य पाषाण काल में। कहाँ है मध्य पाषाण काल? हाँ, ये रहा। और लेखैया चौपानी मांडो कहाँ है? मेजा तहसील, ये रहा चौपानी मांडो। यहां से यहां पर लिखो, यहां से धान्य के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी यहां पर ऐड कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन में आते हैं। धान्य के अवशेष इनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडू से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सराय नाहर राय और मैदाहा ये किससे संबंधित हैं? तो सराय नाहर राय और मैदाहा ये हमने पढ़ा था मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो यहां तो दो ऑप्शन में दे रहा है। सराय नाहर राय और मेहता ये हैं कहाँ जरा बताइए? ये है प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ किस क्षेत्र में आता है? गंगा घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक होता है? पाषाणिक। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के आभूषण मिले हैं? अभी मैंने पढ़ा था हड्डी के आभूषण, जरा वापस जाइए और देखिए। महदहा। महदहा में आपने देखा ये लिखा है हड्डी के सींग और आभूषण। ये कहां से मिले हैं? मैदाह से। ठीक है, तो हड्डी के आभूषण कहां से हैं? मैदाह। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। पांचवें क्वेश्चन में आओ। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहां से मिले हैं? अभी अभी मैंने देखा था। और इसका आंसर हो जाएगा तीन मानव कंकाल कहां से मिले हैं? ये हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, दमदमा नामक पूरा स्थल ये किससे संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से? नहीं। ताम्र पाषाण काल से? ये भी गलत हो गया। नव पाषाण काल से? ये भी गलत हो गया। और ये है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवें में आओ। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं? मोरैना पहाड़, बगही खोर, ये भी नहीं है। लेखैया, यहां से 17 मानव के कंकाल मिले हैं। हमने लिखा है आपको, पीछे बैक करिए और इसको इसका रिवीजन करिए। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला क्षेत्र बताओ। अभी मैंने एक झील बताई थी, बखीरा झील, संत कबीर नगर, लौरादेव। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहे गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? गंगा घाटी, संत कबीर नगर, कौन है? लौरादेव। ठीक। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है। ये इसका आंसर होगा मेहरगढ़। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इसी सीरीज में पढ़ेंगे, अ, उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन हो सकता है ये संभवतः उत्तर प्रदेश में ना आए, ये आएगा आपका, हाँ, इतिहास में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ टाइप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।